वेलकम दोस्तों। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं रॉय क्लासेस का ऑफिशियल चैनल में। जैसे कि हम अभी अपने क्लास में साइकोलॉजी की सीडीपी में वृद्धि एवं विकास को पढ़ रहे थे। अब प्रेरणा का सिद्धांत पूरा हो चुका है। उसके प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएंगे या फिर आप हमारे चैनल में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मैथ के सीडीपी के सभी के प्लेलिस्ट अलग अलग बने हुए मिलेंगे। तो वहाँ से आप सभी के प्लेलिस्ट पा सकते हैं। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे और प्रेरणा पढ़ा था हमने, उसके बाद हमने अपना अगला टॉपिक शुरू किया था वृद्धि एवं विकास, जिसमें हमने वृद्धि विकास में अंतर जाना था कि क्या होता है, वृद्धि और विकास किसे कहते हैं, और साथ में हमने विकास के कथन देखे थे। उसके बाद में हमने जाना था कि विकास कैसे होता है, किस तरह से दोनों में अंतर होते हैं, ताकि हम समझ सके कि नहीं विकास किसे कहते हैं और वृद्धि किसे कहते हैं। और उसी में हम विकास के सिद्धांत की तरफ बढ़ रहे थे, जिसमें कि हॉरलॉक का आया था समीपता का सिद्धांत, हॉरलॉक का सॉरी समीपता नहीं, हॉरलॉक का एक सिद्धांत है सन्निकटता का सिद्धांत या सटीकता का सिद्धांत उसे बोलते हैं। चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी क्रम में जो हम सिद्धांत पढ़ने वाले थे वो था हॉरलॉक का सटीकता का सिद्धांत। देखिए, हम जो पढ़ने वाले थे वो था हॉरलॉक का सटीकता का सिद्धांत। सटीकता का सिद्धांत इसलिए कहते हैं कि हॉरलॉक ने विकास के बारे में उन्होंने 4 लाइनें बोली कि विकास में होता क्या है। और उन 4 लाइनों के बाहर उन्होंने कहा कि चाहे आप कहीं का विकास देखिए, सिर्फ ये नहीं कि कोई बच्चे का ही विकास, आप चाहे कहीं का विकास देखिए, चाहे जैसा विकास पेड़ पौधे जानवर किसी भी प्राणी में यदि आप विकास देख रहे हैं तो वो विकास इन्हीं 4 लाइनों के अंदर होगा। इस 4 सिद्धांत या 4 नियमों के बाहर जाएगा ही नहीं। और इसीलिए इसको बोला जाता है हॉरलॉक का कौन सा सिद्धांत, सटीकता का सिद्धांत। उन्होंने जो 4 लाइन बोला था उसे देखिए। उन्होंने पहली बात बोली थी, पुराने आकृतियों एवं आदतों, कहीं कहीं इस आदतों जब शब्द की जगह आपको लिखा रहेगा योग्यताओं, या फिर यहीं कभी कभी लिख देता लक्षणों, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। आदतों का लोप, लोप मतलब होता है खत्म होना, विलुप्त होना, धीरे धीरे उस चीज का छूट जाना, लोप। दूसरा उन्होंने जो नियम बताया वो नियम था नवीन आकृतियों एवं आदतों का जन्म। तीसरा उन्होंने बताया अनुपातिक परिवर्तन। अनुपातिक परिवर्तन होता है कि जो आपकी लंबाई होती है, इन लंबाई के साथ साथ जो आपके शरीर में बाकी चीजें होती है, जैसे जैसे आपकी लंबाई बढ़ती है उसी उसी से आपके शरीर के बाकी हिस्सों की भी लंबाई बढ़ती है एक सही अनुपात में। इसे बोला जाता है अनुपातिक परिवर्तन का आना। तो उसके बाद जो उन्होंने अगला बताया था, बताई थी सॉरी, उन्होंने अगला जो अगला जो उन्होंने बताई थी हॉलॉक महोदया ने, उन्होंने कहा था रंग रूप रचना आदि में परिवर्तन। उन्होंने कहा कि ये जो 4 के 4 नियम हैं विकास के बारे में, कभी विकास इस 4 नियम या 4 सिद्धांतों से परे नहीं जा सकता है। अब मतलब समझिएगा इसका। उन्होंने कहा जो आपकी पुरानी आकृतियां होती हैं, शरीर में बहुत सी चीजें होती हैं पुरानी आकृतियां, या आपकी आदत योग्यता जो होंगी उनका नाश होगा, वो खत्म होगी। आकृतियां मतलब जैसे शरीर के अंदर शुरू शुरू में बच्चों में जब नवजात बच्चे होते हैं तो हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, फिर बाद में बीच में शुरू में कम होती हैं, सॉरी शुरू में हड्डियों की संख्या कम होती है, फिर बाद बीच में बढ़ के ज्यादा हो जाती हैं, फिर बाद में धीरे धीरे हड्डियों की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब कहने का, जब बच्चे आप पढ़े होंगे शुरू में जब एकदम शैशवावस्था में होते हैं, छोटे होते हैं, तो उस समय हड्डियों की संख्या क्या होती है, कम होती है। और फिर जब वो थोड़े बड़े होते हैं बाल्यावस्था करीब, तो हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा। और फिर से जब वो थोड़े और बड़े हुए किशोरावस्था,
या बाल्यावस्था के लगभग लास्ट स्टेज आता है, तो फिर से हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है? कम। मतलब शुरू में हड्डियों की संख्या क्यों कम होती है? क्योंकि इस समय कुछ हड्डियां मांसपेशियों के रूप में होती है जिनको कि आप हड्डियों में गिन नहीं सकते हैं। लेकिन जब उसकी उम्र बढ़ती है तो जो हड्डियां मांसपेशियों के रूप में होती है वो धीरे धीरे कठोर होकर हड्डियों के रूप में बन जाती हैं। तो वहां हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है? ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे और आगे उम्र बढ़ती है तो कई हड्डियां ऐसी होती हैं, कुछ रीढ़ की हड्डियां होती हैं, इसलिए कि कई हड्डियां होती हैं जो आपस में जुड़कर एक हड्डी बन जाती है। कई हड्डियां ऐसी होती हैं जो आपस में जुड़ के एक हड्डी बन जाती है, इसलिए वापस फिर से हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है? कम। तो वही है कि आपकी आकृतियों में क्या आएगा? परिवर्तन देखने को मिलेगा। वो आकृतियां आपके अंदर से क्या होंगी? खत्म होंगी। और कुछ आदतें होते हैं, जैसे समाजीकरण होता है, नैतिकता में विकास होता है, भाषा में विकास होता है। तो बहुत से आदतें होते हैं कि आप जैसे कोई व्यक्ति होता है जिसे भाषाई विकास को लेकर चले, तो बहुत बच्चों की आदत होती है कि शुरू शुरू में उन्हें कोई शब्द बोलना होता है, लड़का भी रहेगा तो मैं जा रही थी बोलेगा, तो उसकी आदत बन जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब उसे सुधारता है तो सुधार के बाद उसमें भी क्या होता है कि पुरानी आदतें छूटती हैं और नई आदतों का क्या होता है? जन्म। तो वही उन्होंने कहा कि जो मानव शरीर में पुरानी आकृतियां होंगी, साथ में कुछ योग्यताएं, लक्षण या आदतें होती हैं, वो धीरे धीरे उनका लोप होता है। लोप मतलब वो धीरे धीरे खत्म होती हैं और साथ में नवीन आकृतियों एवं आदतों का क्या होता है? जन्म होता है। साथ साथ में उनके अंदर नवीन आकृतियों एवं आदतों का क्या होता है? जन्म होता है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि अनुपातिक परिवर्तन देखने को मिलेगा जब विकास होगा। अनुपातिक परिवर्तन का अर्थ होता है कि सोच के देखिए, अनुपातिक परिवर्तन का अर्थ होता है कि जैसे एक छोटा बच्चा है, तो जिस हिसाब से उसकी हाइट होगी उसी का अनुपात में उसके हाथ की भी लंबाई होती है। जैसे जिस हिसाब से बच्चे की हाइट होती है उसी अनुपात में उसके हाथ की लंबाई होती है। उसकी शरीर के अनुपात में सर छोटा या बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की हाइट भी बढ़ती है उसी हिसाब से उसके हाथों की लंबाई भी बढ़ेगी, उंगलियों की लंबाई बढ़ेगी। मतलब आपकी लंबाई बढ़ती है तो उसी के अनुपात में आपके हाथ, उंगली, सर, कान, इन सभी चीजों की भी लंबाई क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो वही होता है, एक सही अनुपात में क्या देखने को मिलता है? परिवर्तन, विकास के उपरांत। चौथा चीज उन्होंने बोला कि आपका रंग, रूप, रचना आदि चीजों में क्या देखने को मिलेगा? परिवर्तन। मतलब जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो हो सकता है आपका फेस का जो इस फेस की जो स्ट्रक्चर है, संरचना, उसमें कुछ परिवर्तन हो। बचपन आप से आप बड़े हुए तो आपको हो सकता है फेस में थोड़ा बदलाव देखने को मिले, रंग में थोड़ा बदलाव देखने को मिले। तो उन्होंने कहा कि तीसरी चीज ये होती है कि रंग, रूप आदि में क्या हमको देखने को मिलता है? परिवर्तन। हॉरलॉक में यदि आप सही मायने में देखेंगे, सटीकता का सिद्धांत इससे इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि आप सही मायने में देखिए तो किसी भी चीज में यदि कोई भी परिवर्तन देखिए, आप एक बार सोच के देखिएगा, चाहे प्राणी हो, जानवर हो, व्यक्ति हो या पेड़ पौधे हो, आप उसके अंदर समय के साथ कोई भी परिवर्तन देखिए, वो परिवर्तन इसी 4 लाइन के अंदर आ जाएगा। आप कोई भी परिवर्तन देखेंगे वो परिवर्तन कहाँ आ जाता है? इसी 4 लाइनों के अंदर। हो सकता है आप किसी भी परिवर्तन देखेंगे तो उसके अंदर पुरानी आकृति खत्म होगी, नई आदतों का क्या होता रहेगा? जन्म होता रहेगा। या पुरानी आकृति नहीं भी खत्म हो तो नई आदतों का क्या होता रहेगा? जन्म। उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ी तो उसी के अनुपात में परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसके रंग, रूप आदि में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आप यदि कोई भी या किसी भी प्राणी, व्यक्ति या फिर पेड़ पौधे, किसी में भी यदि आप परिवर्तन देखते हैं विकास के उपरांत, तो वो सारे परिवर्तन, वो सारे विकास इन्हीं 4 लाइनों के क्या आता है? अंदर। इसलिए इससे बोला जाता है हॉरलॉक का कौन सा सिद्धांत? सटीकता। मतलब बिल्कुल सटीक सिद्धांत है ये। और यही वाला उनके कथन में दे दिया था। एक बार पेपर में बोला था कि नवीन आकृतियों एवं आदतों का जन्म ही विकास है। ये किसने कहा? तो जाहिर बात है किसके सिद्धांत में आया है? हॉरलॉक के। तो इसे किसने कहा? हॉरलॉक महोदया ने। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हॉरलॉक का तो सिद्धांत हो गया। और यदि हम आगे की तरफ बढ़े तो विकास के और भी सिद्धांत होते हैं जिससे आपसे पूछा जाता है। करीब 13-14 सिद्धांत हैं जिससे आपसे पूछा जाता है कि विकास का कौन सा सिद्धांत है। उसी में एक आध सिद्धांत को वो उल्टा करके लिख देगा, जिसे पकड़ना होता है कौन सा नहीं है या कौन सा है, ये भी पूछता है। तो यदि विकास के सिद्धांत पे आए
वो तो विकास का हॉलॉक वाला सिद्धांत था। कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो कई जगह से व्युत्पन्न सिद्धांत की तरह होते हैं। यदि विकास के सिद्धांत के ऊपर हम आए तो विकास का पहला सिद्धांत यदि हम लिखे, सतता का सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन है? सतता का सिद्धांत एवं निरंतरता का सिद्धांत। और एक चीज और कहना चाहूंगा जो हमेशा कहता हूं, याद मत करिएगा, क्योंकि आप विकास के सिर्फ 14 सिद्धांत भी याद करेंगे ना तो भी आप कंफ्यूज रहेंगे। याद करने की कभी कोशिश करिए ही मत, बस चीजों को समझिए। समझने का अर्थ बोलूं तो आपने नोट्स बनाया, नोट्स बना के लिखा, अब 1-2 दिन बीत गए। अब ऐसा तो नहीं कि आप रोज उठा के पढ़ ही रहे हैं, तो कभी हम भी पढ़ते थे तो पता है। यदि आप मान लीजिए 1-2 दिन बाद पढ़ भी रहे हैं तो पढ़ने के समय आप सिर्फ नोट्स को देखिए और उसको एक स्टोरी लाइन, जैसे आप पढ़ते हैं ना कि स्टोरी पढ़ते हैं तो याद करने के पर्पज से नहीं पढ़ते, स्टोरी पढ़ते हैं, साथ में उस इमेज को दिमाग में लाते हैं आखिर चल क्या रहा है। तो बस वही आपको काम करना है कि जब आप पढ़ें सतता का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि विकास के बारे में है। और विकास निरंतरता मतलब लगातार, कि विकास कैसे चलता है, लगातार चलता है। तो ये चीज आपके दिमाग में छपनी चाहिए। बस ये काम हुआ तो चीजें आप समझ रहे हैं। और यदि आप याद करने पाएंगे तो हो सकता है कि आप याद करके पास हो जाएं, याद करके आपको सारी चीजें मिल जाएं। पर याद करना कभी भी सही तरीका नहीं है। याद करके आप पास हो सकते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि याद करने से लोग पास नहीं होते या सफलता नहीं मिलती है। याद करने से सफलता मिलती है, पर जो सफलता आप चीजों को समझ के करते हैं ना उसमें बहुत अंतर है। याद करना और चीजों को समझने में बहुत अंतर है। याद करके सिर्फ आप नंबर पा सकते हैं, जॉब पा सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति चीजों को समझा रहता है, किसी भी सिद्धांत, कोई भी थ्योरी, चाहे जीके जीएस हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ हो, कहीं भी यदि किसी चीज को वो समझा है तो समझने के बाद उसको अपने व्यवहारिक जीवन में यूज करना जानता है। यही सबसे बड़ा अंतर होता है याद करने और समझने में। याद किए हुए चीज को सिर्फ आप पेपर में दे के नंबर पा सकते हैं, एक जॉब पा सकते हैं और कुछ नहीं, लेकिन समझे हुए चीज को आप इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप उससे अपने लाइफ के अंदर या फिर अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर अच्छे से यूज करना जानते हैं, अच्छे से प्रयोग करना जानते हैं। और यही सबसे बड़ा क्या होता है, अंतर होता है। इसलिए चीजों को समझा करिएगा। और ना समझ में आए तो उसके लिए हम हैं ही। हमेशा बोलें, कमेंट में लिख दिया करिए, चीज़ों को मैं दोबारा बना दूंगा वीडियो, या दोबारा और आसान तरीके से ला दूंगा। अभी कई बच्चों ने बोला था कि अल्फ्रेडा का सर ट्रिक वगैरह बता दीजिए, सिद्धांतों को याद करने में दिक्कत आ रहा है। तो मैं भी एक वीडियो बीच में अल्फ्रेडा को भी बना के डाल दूंगा जिसमें सिद्धांतों को ट्रिक के माध्यम से, ऐसे ट्रिक तो होते नहीं पर कोशिश करूंगा कि एक अल्फ्रेडा का वीडियो बना के लाऊं जिसमें कि जो चीज़ें यूपी टेट में पूछते हैं, सिद्धांत, उनके जनक के नाम, कैसे ट्रिक से चीज़ों को समझे और याद करें, तो आपके लिए वो भी बना के ला दूंगा। पर मेरी एक बात हमेशा रहेगी कि चीज़ों को हमेशा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि समझने में जो मज़ा वो कहीं नहीं है। जब आप चीज़ों को समझते हैं, रियल लाइफ में यूज करना जानते हैं, तब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि बढ़ती है। और आपको अच्छे से पता है जब चीज़ों में रुचि बढ़ जाए तो उन चीज़ों को पढ़ने का मजा ही अलग हो जाता है और कितनी आसानी से आप उसको सीख जाते हैं। तो आगे चलिए, यदि सतता का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत, तो सीधी बात है ये सिद्धांत करता है वही चीज जो आप समझ रहे हैं कि विकास लगातार बिना रुके चलता रहता है। या आप इसी में एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि बिना रुके जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत चलता रहता है। सत्ता या निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है कि विकास जो है बिना लगातार बिना रुके जीवन पर्यंत चलता रहेगा। कभी बहुत धीमा हो सकता है, कभी तेज भी हो सकता है, पर कभी रुकने का नाम नहीं लेगा। स्पीड तेज धीमी हो सकती है विकास की, पर रुकने का नाम नहीं लेता है। दूसरे सिद्धांत के ऊपर आए तो दूसरा सिद्धांत है असमान गति का सिद्धांत।
जब आप पढ़िए पेपर में या कहीं भी पढ़िए, जब आप जैसे हम लाइन पढ़ें कि असमान गति का सिद्धांत, अब पेपर में यही पूछेगा कि क्या ये सिद्धांत विकास का सिद्धांत है या नहीं। तो चीजों को पहले समझिए। असमान गतिक सिद्धांत, इसके कहने का मतलब है कि विकास की गति असमान होती है, कभी धीमी कभी तेज। तो सोचिए एक बार कि क्या विकास गति सही में कभी धीमी होती है कभी तेज। उसको देखिए, जाहिर सी बात है आप कभी विकास ही हुआ है, अब तो आप प्रौढ़ावस्था में पहुंच गए हैं, किशोरावस्था में भी नहीं रहे हैं। कभी तक आप किशोर ही समझते हैं, अब आप प्रौढ़ावस्था में हैं। तो जाहिर सी बात है, सोचिए कि क्या विकास गति असमान होती है या नहीं। तो देखिए कि विकास गति असमान होती है कि नहीं। तो यदि उदाहरण लूँ मैं इसके लिए, तो जैसे आप देखे होंगे कि जब आप बचपन में बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, जब यदि आपको शैशवावस्था बोलूंगा तो शायद ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, पर यदि बोलूँ कि जैसे बच्चे 2-3 साल के होते हैं, तो उस समय देखते हैं बच्चों की हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है। और लगभग जब बच्चे पहुंचते हैं कक्षा 6, 7 या 8 के लगभग, तब उनकी हाइट बढ़ना क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। जब छोटे थे तो उनकी हाइट कैसे बढ़ती थी, तेज गति से। पर थोड़े से जब वो 6, 7, 8 में पहुंचते हैं तो उनकी हाइट बढ़ने की स्पीड क्या हो जाती है, धीमी। और हर बच्चे के साथ यही होता है कि जब हाइट बढ़नी धीमी होती है तो हर बच्चे को पास पड़ोस रिश्तेदारों से सुनने को मिलता है, पाठे रहेगा क्या, बढ़ेगा नहीं क्या, ये छोटा रह जाएगा क्या, इसकी हाइट ही नहीं बढ़ती है। लेकिन जैसे ही आपको याद होगा कि आप 9-10 के लगभग पहुंचते हैं, या 10 पास करते हैं या 10 में पहुंचते हैं, उस समय आपकी हाइट एकाएक बहुत तेजी गति से बढ़ती है। एकाएक क्या होती है, बहुत तेज गति से बढ़ती है। मतलब विकास शुरू में तेज था, फिर धीमा हुआ, फिर तेज। मतलब विकास की जो गति है, स्पीड है जो, वो क्या है, असमान है, एक जैसी हमेशा नहीं रहती, कभी तेज कभी धीमी, कभी तेज कभी धीमी। ये सिद्धांत क्या है, पूरी तरह सही है। तो असमान गति का सिद्धांत क्या बोलता है कि विकास की गति असमान होती है। अर्थात कभी धीमी कभी तेज। विकास की गति असमान होती है, कभी धीमी कभी तेज। ये सिद्धांत के कहने का मतलब था। अब पेपर में आया, अब पेपर में आप याद करके बैठे कि नहीं असमान है कि समान है, तो याद के वाले चीज़ों में ये दिक्कत है। यदि आप समझे हुए तो आप लाइन पढ़ के समझ जाएंगे कि हाँ विकास गति असमान तो होती है, मतलब ये ऑप्शन क्या है, सही है। विकास सत्ता का सिद्धांत सही कि गलत, विकास लगातार चलता निरंतर चलता, मतलब ये भी बात क्या पूरी तरह सही है। अगले सिद्धांत की तरफ आए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अविलोमीयता का सिद्धांत। अविलोमीयता का सिद्धांत देखिएगा। अब अविलोमीयता का सिद्धांत के बारे में सोचे कि विकास में अविलोमीयता आपको कहाँ देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ी चीज है कि अविलोमीयता शब्द सुनते ही पहले दिमाग उठता आखिर होता क्या है। तो हमेशा बोला हूँ पहले शब्दों को समझिए, राज उसी में छुपे हैं। साइकोलॉजी पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है, पहले आपको शब्दों की समझ होनी चाहिए। यदि आपके पास शब्दों की समझ है तो आप शब्दों को पढ़ते स्टोरी लाइन आपके दिमाग में छप जाएगी और चीज़ों को आप समझ जाएंगे। पर यदि शब्दों की समझ नहीं है तो आप रटते रह जाएंगे, और वो सबसे गलत चीज़ है। आप हमेशा जानते हैं कि एनसीएफ 2005 कहता है रटना गलत है। आखिर इतनी बार जब उसने बोला रटना गलत है तो जाहिर बात है कुछ सोच समझ के बोला होगा ना, और ये आप जानते हुए भी वही काम करते हैं तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं। तो देखिए, विलोम मतलब क्या होता है, अविलोम्यता में विलोम है। विलोम मतलब होता है उल्टा। अ लगाते हैं हमेशा नहीं के सेंस में, जैसे होता है ना, हमेशा किस सेंस में लगा देते हैं, नहीं के सेंस में हिंदी में। और विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। मतलब विकास को उल्टा नहीं जा सकता। इसके कहने का अर्थ क्या है कि जो विकास है, विकास को उल्टा नहीं जा सकता है। आप सिद्धांत किसका पढ़ रहे हैं, विकास का। तो विकास को उल्टा, विलोम मतलब उल्टा, मतलब नहीं, मतलब विकास को उल्टा नहीं जा सकता है। तो अविलोमीयता का सिद्धांत कहता है
विकास को कभी उल्टा नहीं जा सकता है। कहने का अर्थ ये है, यदि आपका विकास हुआ, आप छोटे से धीरे धीरे बड़े हुए हैं, तब वापस छोटे नहीं हो सकते, कभी विकास को उल्टी दिशा में नहीं ले जा सकते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि छोटे बच्चे जब धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ी तो आपके दूध के दांत आए, दूध के दांत जब आए तो दूध के दांत आने के बाद वो टूटने के बाद आपके कौन से दांत है? स्थायी दांत है, जो आप बोलते हैं पत्थर के दांत। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पत्थर के दांत पहले आए और फिर उल्टा उसके बाद दूध के दांत आए। कभी भी वो प्रोसेस उल्टा नहीं हो सकता। इसलिए बोला जाता है, इसीलिए आपने एक लाइन पढ़ी थी, विकास निश्चित दिशा में चलती है, उसकी जो फिक्स दिशा है उसी दिशा में चलेगी, वो कभी उल्टा या आड़े तिरछे नहीं चलती है। तो उसी को बोला जाता है विकास को कभी उल्टा नहीं जा सकता, वो जैसे होता है वैसे ही होगा। आप सोचेंगे उसको उलट दें तो उलटने का काम कभी विकास के साथ नहीं होगा। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़े। अब जैसे विकास को उल्टा नहीं जा सकता है, मतलब कि जो उसकी सीरीज बनी हुई है उसी सीरीज में होगा। जैसे बच्चा जब छोटा सा होगा तो हाथ पैर, जिसे अमूमन गांव में बोलते हैं बकैया, या चारों पैरों के सहारे चल रहा है, मतलब हाथ और पैर के सहारे चलता है बिल्कुल बच्चा। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा तो आपको पता है किसी चीज़ के सहारे धीरे धीरे खड़ा होकर चलना शुरू करता है, और थोड़ा जब उस बड़ा होता है तो दोनों पैरों के सहारे चलना शुरू करता है, फिर उछलना कूदना सीखता है, फिर दौड़ना शुरू करता है। तो मतलब ये विकास का एक पैटर्न है, और हर बच्चा इसी पैटर्न में, सभी बच्चों का जो विकास है इसी पैटर्न में होता है। तो मतलब कि ये पैटर्न एक निश्चित है। तो वही विकास का अगला सिद्धांत सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? चौथा। देखिएगा, जो विकास का चौथा सिद्धांत है, निश्चित क्रम का सिद्धांत, अर्थात विकास एक निश्चित क्रम में होता है। मतलब जैसे आपको था ना, पहले दूध के दांत आते हैं, फिर दूध के दांत टूटते हैं तो क्या आते हैं? स्थायी दांत आते हैं। या जैसे एक क्रम है कि बच्चे पहले हाथ और पैर के सहारे चलते हैं, फिर उसके बाद दीवार को पकड़ कर चलेंगे, और दीवार के बाद फिर दोनों पैर के सहारे धीरे धीरे चलते हैं। तो ये क्रम है। और विकास, दोनों बात है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है, जैसे होना है वैसे होगा। और दूसरी बात जो इसके पहले आपने पढ़ा था, विकास कभी उलट नहीं सकते, इस सीरीज को आप उल्टा भी नहीं कर सकते थे। जब उल्टा नहीं कर सकते वो सिद्धांत है अविलोम्यता का सिद्धांत। और निश्चित क्रम का सिद्धांत बताता है कि उल्टा तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज उसका क्रम भी क्या रहेगा? हमेशा ऐसा ही। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा यदि जन्म लिया तो जन्म लेते ही सीधे दौड़ना शुरू कर देगा। जब उसका क्रम बना हुआ है कि पहले हाथ और पैर के सहारे, फिर किसी चीज का सहारा लेके चलना, फिर धीरे धीरे चलना शुरू करना, फिर उछलना कूदना, फिर दौड़ना, तो वो क्रम, वो पैटर्न हमेशा देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप उसको उलट सकते हैं, या एक आध दो स्टेप आप आगे दौड़ जाएं, कि आपके स्थायी दांत ना आके सीधे आपके पत्थर के दांत आ जाए, जिसे आप बोलते हैं, सॉरी, जिसमें आपके दूध के दांत ना आके सीधे स्थायी दांत आ जाए। ऐसा भी कभी देखने को नहीं मिलेगा। जब भी होगा तो एक निश्चित क्रम हमेशा रहेगा। तो वही है निश्चित क्रम का सिद्धांत। अगला देखा जाए, समान प्रतिदर्श, या बोलते हैं मॉडल, या इसे बोलते हैं प्रतिमान का सिद्धांत। यदि इस बात को देखा जाए, प्रतिदर्श मतलब क्या होता है? प्रतिदर्श कोई मॉडल या प्रतिमान बोलते हैं। प्रतिदर्श का मतलब होता है कि मॉडल को ही कहा जाता है। जैसे यदि आपसे बोला जाए कि जैसे मोबाइल में आप मॉडल देखते हैं,
तो मोबाइल में जब मॉडल की यदि मैं बात करूं तो उदाहरण स्वरूप जैसे कि ले लिया जाए कि मान लीजिए कोई मोबाइल है, रेडमी या किसी भी की मोबाइल है, तो हर मोबाइल में मॉडल आता है। जैसे S12 आता है, सैमसंग में देखा है, रेडमी में Note 7 आएगा, Note 7 Pro आता है। तो इस तरह के मॉडल आते हैं ना। आप जिस एक मॉडल का मोबाइल उठाएंगे, उस मॉडल की सारी मोबाइल एक जैसी होती हैं। देखते हैं कि नहीं? यदि आपने S12 लिया तो जितने भी S12 होंगे सभी के मॉडल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? एक जैसे। रंग रूप में थोड़ा सा फर्क होता है, पर बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो वही चीज़ है कि विकास में भी समान प्रतिदर्श या समान मॉडल या समान प्रतिमान का क्या होता है? सिद्धांत। मतलब एक जैसे प्रजाति में, एक जैसे प्रजाति का विकास एक जैसा होगा। एक जैसा होगा कहने का मतलब कि यदि मानव की बात करें, मानव एक भी प्रजाति है, मानव भी। यदि मानव की बात की जाए तो सभी के पास 5 उंगलियां, तो सभी को 5 उंगलियां रहेंगी। 2 आंख तो सभी को 2 आंख। यदि जानवर जैसे हम कुत्ते की बात करें, उसकी प्रजाति, तो यदि कुत्ते के पास 4 पैर है तो सभी कुत्ते के पास 4 पैर रहेगी। एक पूछ है तो सभी के पास एक पूछ रहेगी। और कुत्ते की पूछ टेढ़ी नहीं होती तो किसी भी कुत्ते की पूछ टेढ़ी नहीं होगी। अब आप ये कहेंगे सर बहुत में 6 उंगलियां भी होती हैं। पता है, अचेतन मन का प्रयोग आप लोग करते ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में देख चुका हूँ कि एक बात जरूर होता है कि सर 6 उंगलियां भी तो होती हैं। तो देखिए वो जो 6 उंगलियां होती है उसको विकार में गिना जाता है। वो जेनेटिकली कुछ ऐसे विकार हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके वजह से 6 उंगलियां हो जाती हैं, या शरीर में कहीं ना कहीं कोई अलग विकार उत्पन्न हो जाता है, तो उस चीज़ को नहीं लिया जाता है। तो इसके कहने का मतलब कि जो एक प्रजाति होती है उसका विकास कैसा होगा? एक जैसा होगा। यदि आप किसी प्रजाति या किसी में उठाएंगे, हाथी है बड़ा सा, तो सभी हाथियां वैसी ही। कुत्ते की एक जाति है तो सभी कुत्ते की वो प्रजाति का विकास उसके जैसा होगा। यदि आप मानव की बात करेंगे, मानव के पास 5 उंगली, तो सभी मानव के पास कितनी उंगली? 5 उंगली। तो यही बात बोलता है कि समान प्रतिदर्श मॉडल, कि यदि मानव का मॉडल उठाएंगे तो सभी मानव उसी मॉडल की तरह एक जैसे होंगे। यदि कुत्ते का मॉडल उठाए तो सभी कुत्ते उसी मॉडल की तरह कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। तो वही बात कहता है समान प्रतिदर्श मॉडल या प्रतिमान का सिद्धांत। अगला यदि हम सिद्धांत देखें, भविष्यवाणी का सिद्धांत। विज्ञान भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं करता पर खुद ही करता है। देखिए, भविष्यवाणी का सिद्धांत कहता है कि विकास को लेके हम पहले से ही भविष्यवाणी कर सकते हैं। मतलब विकास के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे यदि मुझे भविष्यवाणी करना हो, जैसे मैं भविष्यवाणी करूं कि आज से 10 साल बाद जो बच्चा पैदा होगा, या मैं कहूं कि आज से आपके आने वाले अगले वंश में भी जो बच्चे पैदा होंगे, उन सभी बच्चों के शुरू में दूध के दांत आएंगे, फिर दूध के दांत टूटेंगे, टूटने के बाद स्थायी दांत आएंगे जिससे आप पत्थर के दांत बनते हैं। आपके जितने बच्चे होंगे सभी बच्चे पहले हाथ और पैर के सहारे चलेंगे, उसके बाद दीवार को पकड़ कर चलेंगे, फिर धीरे धीरे पैरों के सहारे चलेंगे, फिर उछलेंगे कूदेंगे, फिर दौड़ना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। तो आज से 10 साल बाद के लिए बता रहा हूं मैं कि ये विकास में ऐसा होता है। और आप ये कहेंगे सभी के साथ तो ऐसा ही होता है, सभी के साथ ऐसा होता है, मान रहा हूँ। पर 10 साल बाद के बारे में बता रहा हूँ, तो वो भी बात सही है कि नहीं? तो यही बोला जाता है कि विकास के बारे में आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो यही है भविष्यवाणी का सिद्धांत, कि विकास को लेकर भविष्यवाणी की जा सकती है। कि विकास के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। ये किसका सिद्धांत है? भविष्यवाणी का सिद्धांत। और जाहिर सी बात है भविष्यवाणी की जा सकती है। तो यही सिद्धांत है कि भविष्यवाणी का सिद्धांत, कि विकास के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। अब यदि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो यहाँ जगह भर गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगले सिद्धांत की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलें तो
देखिएगा कि एक सिद्धांत जो आता है, कहां तक हुआ था सिद्धांत, 6 नंबर। एक सिद्धांत जो आता है वो है एकीकरण का सिद्धांत। फिर से मुद्दा फंस गया, शब्द का है एकीकरण मतलब क्या होता है। तो एकीकरण का सिद्धांत ये बोलता है कि जब विकास होता है तो उसमें एकीकरण देखने को मिलती है। एकीकरण का मतलब होता है कि यदि मैं आपको उदाहरण दूं समझने के लिए, तो जैसे बच्चे जब बहुत ही छोटे होते हैं तो यदि उनको किसी खिलौने या किसी चीज को उठाना भी है तो उठाते समय क्या करते हो, सिर्फ हाथ को आगे नहीं बढ़ाते हैं, वो पूरे शरीर को आगे की तरफ झुका लेते हैं। यदि उनको बगल में देखना है तो आप ऐसे देखते हैं बगल में। उनको जब देखना होता है छोटे बच्चों को, यदि आप ध्यान देंगे तो उनको देखने टाइम पूरे शरीर को इस तरीके से घुमाते हैं, और आपको देखना रहेगा तो आप सिर्फ गर्दन घुमाते हैं। यही अंतर है एकीकरण का। एकीकरण का मतलब होता है जब आप अलग अलग अंगों का प्रयोग करना जान जाते हैं तो वो कहलाता है एकीकरण। मतलब शुरू में आप बच्चा नहीं जानता है कि गर्दन घुमा के भी हम बगल में देख सकते हैं, मतलब उसको एकीकरण उस समय नहीं था। पर बाद में जब धीरे धीरे अंगों का विकास होता है, अंगों में एकीकरण आता है, कोहनी हो गई, कलाई हो गई, सभी चीजों में जब एकीकरण आता है तो उस समय बच्चा फिर उसको ज्ञान हो जाता है कि नहीं, गर्दन घुमा के भी बगल देखा जा सकता है, पूरे शरीर को घुमाने की जरूरत नहीं है। यही चीज कहलाती है क्या, एकीकरण। कि जब अंगों का विकास होता है तो उसमें एकीकरण होता है और बच्चों को ज्ञान हो जाता है कि सभी अंगों का प्रयोग हमें किस तरीके से करना है। तो वो सिद्धांत कौन सा है, एकीकरण का सिद्धांत। कि विकास के उपरांत एकीकरण होता है। विकास के उपरांत क्या होता है, एकीकरण होता है। तो यह किसका सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। अब यदि आगे की ओर बढ़ें, 8वां नंबर, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। यदि इसके बारे में बात की जाए तो देखिएगा, विकास कहता है कि जब भी विकास होगा तो उसके बाद क्या देखने को मिलेगी, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, मतलब रंग रूप सोच विचार, चाहे जिस भी तरीके से दोनों चीजों में क्या होगा, दो व्यक्तियों के बीच अंतर। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत यही कहता है कि विकास के बाद के उपरांत दो लोगों के बीच, दो प्राणियों के बीच वैयक्तिक विभिन्नता होगी। मतलब सभी बच्चे छोटे हैं, सभी का हाथ 5 है, 2 आंखें हैं, पर तब भी देखा जाए तो व्यक्ति विभिन्नता होता है कि कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। चाहे रंग हो जाए, रूप हो जाए, चेहरे की बनावट, कुछ भी हो जाए। यदि आप कहेंगे हम शकल, तो मतलब दो लोग यदि बिल्कुल हम शकल हैं तब भी उनके सोच विचारों में क्या देखने को मिलता है, अंतर। तो व्यक्ति विभिन्नता उसी को बोलते हैं कि चाहे सोच विचार, किसी चीज को करने का तरीका, यहाँ तक कि रंग रूप रचना, किसी भी प्रकार से जब दो लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो उसी चीज को बोला जाता है व्यक्ति विभिन्नता। और यही चीज एक विकास के उपरांत आपको क्या देखने को मिलता है, व्यक्ति विभिन्नता। कि चाहे जिस भी तरीके से जब भी विकास होगा तो उन दोनों में कुछ न कुछ अंतर देखने को मिलेगा। दो चौसा का आम का पेड़ लगाइए, पेड़ लगेंगे, हो सकता है फल एक जैसे, लेकिन दोनों की पेड़ की रचना कैसी होगी, अलग अलग। एक में पत्ते कम हो जाए, एक में पत्ते ज्यादा हो जाए, एक में आम कम हो जाए, एक में आम ज्यादा हो जाए। मतलब किसी न किसी तरीके से दोनों में कोई ना कोई अंतर रहेगा। एक ही प्रजाति के दो कुत्ते देखने में बिल्कुल एक जैसे, पर फिर भी देखा जाए तो उन दोनों कुत्तों के बीच में भी क्या मिलेगी, व्यक्तिगत विभिन्नता। रंग एक जैसा, रूप एक जैसा, कद भी एक जैसा, पर उनके सोच विचार हाव भाव या फिर वो जो क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं में आपको जरूर क्या देखने को मिलती है, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इसी बात को बोला जाता है कि विकास के उपरांत प्राणियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता, दो प्राणियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता होगी। कोई भी दो प्राणी उठाएंगे उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता जरूर होगी।
ये कौन सा सिद्धांत था? व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। 9वां लेते हैं, वातावरण एवं वंशानुक्रम के गुणनफल या बताए थे कल अंतःक्रिया, सॉरी, या अन्योन क्रिया का सिद्धांत। यह सिद्धांत तो आप कल भी वैसे पढ़े थे, याद होगा, वुडवर्थ का कथन कि वातावरण में वंशानुक्रम का गुणनफल का परिणाम में क्या होता है? विकास। तो विकास में बोला जाता है कि विकास में जो भी क्वालिटी या जो भी चीजें देखने को मिलेंगी उसमें दो ही चीज होते हैं, एक होता है वातावरण, दूसरा होता है वंशानुक्रम, और दोनों का क्या होता है? गुणनफल, या उसी को बोलते हैं अंतःक्रिया, उसी को बोलते हैं क्या? अन्योन क्रिया। तो इसे तो आपको कल भी बताए थे अच्छे से, तो वही चीज है। तो ये भी विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। विकास वातावरण एवं वंशानुक्रम के गुणनफल का क्या होता है? परिणाम होता है। तो इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़े तो कुल कितने हो गए? 9। 10 नंबर की ओर बढ़े, एक सिद्धांत है सरल से जटिल, या बोला जाता है इसी को सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि विकास की जो दिशा होती है वो दिशा हमेशा कहां से कहां होगी? सरल से जटिल की ओर, या सामान्य से किधर जाती है? विशिष्ट की ओर। यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि विकास हमेशा सरल से जटिल, या इसी को क्या बोलते हैं? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब इसी को पेपर में उल्टा लिख देगा कि विशिष्ट से सामान्य होता है क्या विकास? तो आपको वहां समझना चाहिए कि विशिष्ट से सामान्य होता है, सामान्य से कहां होता है? विशिष्ट। अब उदाहरण देखिए कैसे। यदि उदाहरण की बात की जाए तो आप कभी सोच के देखिए, एक बीज होता है, आप बीज देखे होंगे कि कोई एक बीज होती है, तो बीज की रचना जो होती है बहुत ही सामान्य होती है। ऊपर एक खोल होता है, खोल हटाएंगे तो बीज दो भागों में बटा होता है, और या फिर हो सकता है थोड़ी सी बीच में कुछ अलग संरचना हो, तो मतलब बहुत ही नॉर्मल संरचना होती है, सामान्य सी या सरल सी संरचना होती है। किसकी? एक बीज की। एक बीज की जो रचना होती है वो बहुत ही सामान्य या क्या होती है? सरल होती है। पर इसी बीज से जब धीरे धीरे जन्म लेता है और क्या बनता है? एक पौधा। जब इसी बीज से जन्म लेता है एक पौधा, धीरे धीरे उसकी आकृति बढ़ती है और पेड़ का रूप लेता है, तो इस पेड़ की रचना क्या हो जाती है? बहुत ही जटिल, या इसी को बोलते हैं सामान्य से विशिष्ट। तो यही बात है कि जो विशिष्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जटिल हो जाती है इसकी रचना, तो इसी को बोला जाता है सामान्य से जटिल या सरल से विशिष्ट की ओर। तो देखिए कैसे बीज की संरचना आप देखेंगे बहुत ही सामान्य से होता है, लेकिन जब आप पेड़ की संरचना में आएंगे, किसी में फ्लोएम रहेगा, किसी में जाइलम रहेगा, तो झकड़ा जड़ रहेगा, तो मुसला जड़ रहेगा, दुनिया भर के 4 वैरायटी हो जाएंगे जड़ में। पत्तों में देखेंगे तो अलग अलग वैरायटी हो जाएंगे, पत्तों में ढेर सारी। अब पत्तों में बात करेंगे तो मध्य सिरा रहेगा, तो सिराएं रहेंगी, तो उसी में रंध्र होते हैं, तो उसी में आपके क्लोरोफिल हो जाते हैं, तो मतलब दुनिया भर के ताम झाम होते हैं। कोशिका उठाएंगे तो उसमें भी भित्ति रहेंगी,
कोशिका द्रव्य होगा, उसी में राइबोसोम होगा, तो गोल्जी बॉडी होगी, मतलब दुनिया भर की सारी चीजें उसमें आ जाती है। इसलिए बोला जाता है कि इसकी रचना बाद में क्या हो जाती है, बहुत ही जटिल, जबकि शुरू में कैसी रचना थी, सरल। यही बोला जाता है विकास की रचना शुरू में सरल होती है और धीरे 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 विकास होते हुए कैसे हो जाती है, बहुत ही जटिल। यदि मानव की बात की जाए तो जब बच्चा भ्रूण में होता है तो उसकी रचना बहुत ही क्या होती है, सरल होती है। सीधे एक छोटी सी संरचना रहेगी, धीरे धीरे इसमें रीढ़ की हड्डियों का विकास होगा, थोड़ा और जब आगे विकास बढ़ेगा तो रीढ़ की हड्डियों के साथ साथ धीरे पैर, फिर हाथ का विकास होगा, तो थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो हाथ में उंगलियों का विकास होने लगता है। मतलब जैसे जैसे रचना आगे बढ़ती है वैसे वैसे विकास क्या होते जाता है, जटिल होते जाता है। यही बात कौन बताता है, विकास का सरल से जटिल, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। और बिल्कुल ध्यान लगाए रहिए। अरे ध्यान लगाने का मतलब नहीं कि आंख बंद करके ध्यान लगा दें आप लोग। देखिएगा 11वां नंबर, अंतः संबंध का सिद्धांत। यह सीधे कहता है विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अर्थात एक जगह विकास होने पर हर जगह उसका प्रभाव दिखाई देगा। या एक जगह विकास प्रभावित होने पर हर जगह विकास प्रभावित होगा। प्रभावित होगा, बहुत ही सही बात है। जैसे जो आपके विकास होते हैं, चाहे उंगलियों का विकास हो, हाथ का विकास हो, सर, पैर, लंबाई, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे बच्चे की लंबाई बढ़ती है उसी लंबाई के अनुसार उसके हाथ की भी लंबाई बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि बच्चे की लंबाई बढ़ जाए और हाथ की लंबाई बढ़े ही ना, उंगलियां यहाँ के बजाय यहीं के यहीं रह जाएं। तो इस तरह से कभी भी नहीं होगा। जब भी होगा, यदि विकास में आपकी लंबाई बढ़ रही है तो उसका प्रभाव आपके हाथों पे देखने को मिलेगा कि हाथ की भी लंबाई बढ़ेगी। उसका प्रभाव आपके उंगलियों को भी देखने को मिलता है कि उंगलियों की लंबाई भी बढ़ती है। और मान लीजिए यदि विकास प्रभावित हो गया, लंबाई किसी वजह से नहीं बढ़ी, जेनेटिकली या आनुवांशिक रूप से कुछ भी, तो उसका प्रभाव यह भी देखने को मिलेगा कि आपके हाथ की भी लंबाई नहीं बढ़ती, उंगलियों की लंबाई भी क्या होता है, नहीं बढ़ती। तो वही चीज कहा गया कि विकास अंतर संबंधित होता है। जिस हिसाब से एक जगह विकास होगा उसी हिसाब से शरीर के बाकी हिस्सों या सभी जगह भी विकास होता है, और एक जगह प्रभावित होने पे सभी जगह प्रभावित होता है। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी लंबाई ना बढ़े बस सर का आकार बढ़ता चला जाए, तो ऐसा भी कभी नहीं होगा। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी उसी अनुपात में सर का आकार, कानों का, उंगलियों का, सभी का आकार बढ़ता है। तो यही बोला जाता है कि विकास क्या होता है, अंतर संबंधित, सभी एक दूसरे से जुड़ा होता है, और एक का विकास होता है तो उसी हिसाब से बाकी का भी विकास होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक सिद्धांत और है, मेरे ख्याल से 11 नंबर था क्या, सॉरी 12 नंबर, 12 नंबर।
वर्तुलाकार या चक्राकार का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं हेलिकल। इसका ये कहना है विकास एक सीधी रेखा में न होकर वर्तुलाकार होती है। विकास एक सीधी रेखा में ना होकर कैसे होती है? वर्तुलाकार होती है। कहने का मतलब देखिए, समझिएगा, विकास में क्या होगा कि मान लीजिए आपका ग्राफ है, तो ऐसा नहीं कि विकास सीधे चलता है। विकास में आपको यह देखने को मिलेगा, मान लीजिए आपके शरीर का विकास, आपकी लंबाई वगैरह बढ़ रही थी। जैसे विकास में एक टाइम होता है कि विकास में आपकी लंबाई वगैरह बढ़ती है, तो विकास कुछ समय के लिए थमता है, रुकता है। मतलब जितनी भी आपकी लंबाई बढ़ी है, तो अब वो क्या करेगा, लंबाई को बढ़ाना रोक देगा। आपके बाकी हिस्से, हड्डियों को मजबूत करना, मांसपेशियों को मजबूत करना, मांसपेशियां बनाना, इन सभी चीजों पे क्या देने लगता है, ध्यान देने लगता है। मतलब विकास कुछ समय के लिए आगे बढ़ता है, फिर रुक के अपने आप को मजबूत करता है, और फिर जब मजबूत हो जाएगा तो फिर क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा एक कदम पीछे आता है, अपने आप को मजबूत करता है। मतलब आपकी लंबाई बढ़ी, उसका फिर विकास डाउन हो जाएगा, आपकी लंबाई बढ़ना रुक जाएगी, वो अपने हड्डी और मांसपेशियों में क्या लाएगा, मजबूती। फिर एक एक विकास कहाँ जाता है, आगे। फिर थोड़ा रुकेगा, फिर अपने हड्डी और मांसपेशियों में मजबूती लाएगा, फिर विकास कहाँ जाएगा, आगे। तो विकास क्या हो, कैसी होती है, वर्तुलाकार, या इसी को बोला जाता है हेलिकल। कि विकास कैसा होता है, हेलिकल। हीटर वाला कॉइल देखे हैं ना, उसी तरीके से समझ लीजिए। तो विकास एक सीधी रेखा में ना होकर कैसी होती है, वर्तुलाकार, या फिर कैसा होता है, चक्राकार होता है। तो यदि पूछता है कि विकास की दिशा क्या सीधी होती है, नहीं सॉरी, विकास की दिशा एक सीधी रेखा में होती है, नहीं, विकास की दिशा निश्चित होती है, ये बात सही है। पर यदि ये बोला जाएगा कि विकास क्या एक सीधी रेखा में चलती है, या विकास की दिशा एक सीधी रेखा में होती है, गलत। विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार या फिर चक्राकार होता है, एक सीधी रेखा में विकास नहीं होता है। नोट करके यहीं पे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। विकास की दिशा सीधी सीधी, या फिर एक शब्द और प्रयोग करता है, रेखीय नहीं होता। देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए। तो आपने अभी तक विकास के कुल 12 सिद्धांत पढ़े हैं, दो सिद्धांत और बचते हैं। एक तिरोगामी, एक सिद्धांत बचता है, और एक सिद्धांत अधोगामी। इस सिद्धांत को मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये दोनों सिद्धांत थोड़े हट के हैं। इन दोनों सिद्धांत को, इस दोनों के कॉम्बो पैक को चरणीय सिद्धांत बोलते हैं। विकास का कौन सिद्धांत, विकास का चरणीय सिद्धांत, चरणीय सिद्धांत बोलते हैं। तो इसके बारे में आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि अधोगामी में कुछ उदाहरण भी आ जाते हैं, शीर्षगामी के कई नाम होते हैं। तो इसके बारे में अगले लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगा। ये दोनों भी हैं, 13-14 नंबर के सिद्धांत है, शिरोगामी और अधोगामी। पर ये दोनों थोड़े हट के सिद्धांत है, क्योंकि विकास की दिशा को बताते किस तरीके से चलती है, कैसे विकास अलग अलग होते हैं। जो विकास में भी आपने निरंतरता का सिद्धांत पढ़ा था, ये जो चरणीय सिद्धांत है, ये उस निरंतरता के सिद्धांत पे को अनिरंतरता में बदलने की क्षमता रखता है। वो भी आप देखेंगे कैसे एक भ्रम पैदा कर देता है कि नहीं, जो विकास निरंतर चल रही है, पर जब आप इसको पढ़ेंगे लगेगा कि नहीं, अनिरंतर चलती है, रुक रुक के चलती है। तो ये सिद्धांत हम अगले वाले में पढ़ेंगे अच्छे से एक्सप्लेन करके, क्योंकि एक ही दिन पता चला पढ़ें तो सब मिक्स कर लेंगे आप। इसलिए अभी उतने पे 12 पे देखिए, 13-14 नंबर के सिद्धांत कल पढ़ेंगे, और बाकी भी चीज़ें हैं उसको भी विकास के सारे कल पढ़ेंगे। और कल के में हमको, मुझे लगता है कि जहाँ तक विकास कंप्लीट भी हो जाएगा आपका, तो आपसे मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। और हमेशा के लिए कहूँगा, और हमेशा कहता भी हूँ,
कि पूछिए, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, जहाँ भी आपको डाउट लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, थोड़ी सी मेहनत है, कमेंट बॉक्स में जाइए, थोड़ी सी बस मेहनत है और कमेंट कर कर लिख दीजिए। मेहनत क्या है, चैटिंग में इतना मैसेज लिखते हैं, एक मैसेज आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यदि नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है या कोई आपकी एडवाइस भी है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो मैंने अभी शुरू किया है, ऑफलाइन मैंने पढ़ाया पर ऑनलाइन अब जाकर मिला है, तो थोड़ी सी इसमें अभी शुरुआत है। यदि आपको कोई एडवाइस भी हो मेरे लिए, वो भी आप लिख सकते हैं, और आपके जो प्रॉब्लम है, डाउट है, उसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कमेंट देखता रहता हूँ। और एक चीज़ और करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। और ये भी एक आप करते जाएं कि चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करो जरूर करें, जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं या किसी वजह से। बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं कि मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा कर देखा है कि बहुत सी लड़कियां होती हैं जो कि नहीं आ पाती हैं, कोचिंग दूर होती हैं, गांव में होती हैं, या किसी भी वजह से वो कोचिंग नहीं जा पाती हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, उन तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। यदि सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल रही है तो जाहिर सी बात है, इसको शेयर करिए, सभी के साथ, एक दूसरे के साथ बांटिए, और सभी के साथ बांट कर पढ़ने का मज़ा भी अलग है। तो ये तो नहीं सोचते हैं कि अकेले पढ़ के हम ही को तेज होना है, बाकी किसी को देंगे नहीं, सब पास हो जाएंगे। तो ये आप गलत सोचते हैं, क्योंकि देखिए, पढ़ाई एक अलग चीज़ है, वो आपकी सोच और समझ है, लेकिन अभी आप जब आगे पढ़ेंगे बुद्धि वगैरह, तो वहाँ एक आती है संवेगात्मक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? संवेगात्मक बुद्धि। और वहाँ आएगी कि व्यक्ति की सफलता में जो पढ़ाई लिखाई ये 20% हासिल करता है, 20% योगदान होता है, लेकिन संवेगों का योगदान कितना होता है? 80%। तो याद रखिएगा, यदि पढ़ाई को सही मायने में बोला, यदि ज्ञान को अपने अंदर रखना है, तो विनम्रता भी रखनी बहुत जरूरी चीज़ है। यदि आपके अंदर विनम्रता नहीं है, दया भाव नहीं है, करुणा नहीं है, तो जाहिर से याद रखिए कि वो विज्ञान भी आपके पास अहंकार की तरह हो जाता है। तो स्वभाव में एक चीज़ हमेशा मान के चलिए कि अपने आप को, बोलते हैं ना कि स्वच्छ मन में सरस्वती का निवास होता है, स्वच्छता में। तो उसका मतलब ये नहीं कि घर सब साफ करके रखेंगे तो सरस्वती आ जाएंगे। उसके कहने का मतलब ये है कि जैसे बहुत से लोग होते हैं, एक दूसरे के प्रति निंदा, ईर्ष्या, बहुत सी चीज़ें मन में भर के चलते हैं। तो उसका मतलब यही होता है कि अपने दिमाग को खाली रखिए, शांत रखिए। जब आप विनम्र स्वभाव के होते हैं, विनम्रता रखते हैं दूसरों के प्रति, दया भाव रखते हैं, करुणा रखते हैं, तो उस समय आपका दिमाग शांत होता है और उस समय ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाते हैं। लेकिन यदि आप दूसरों के प्रति निंदा रखते हैं, नफरत की भावना रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो उस समय आपका दिमाग कितना चिड़चिड़ापन होता है आपके दिमाग के अंदर कि आप चाहे जितना पढ़िए, वो चीज़ें उस तरीके से आपको समझ में आने वाले ही नहीं है। तो मैं एक बार फिर कहूँगा, जहाँ भी आपको ना आए समझ में, कमेंट जरूर लिखें, कोई भी एडवाइस हो, कोई भी सलाह हो, और दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। बिल्कुल, यदि आपका साथ है तो सब मुमकिन है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, और आगे भी ऐसे बने रहिएगा। कल के वीडियो के लिए गुड लक।